तो कैसे हो बच्चों? भाई मुझे तो पहचान ही गए, अब तक इतनी वीडियो डाल दी हैं। शिवम सिंगल भैया SRP से बिजनेस पढ़ाता हूँ आपको। हमने अब तक 3 से 4 चैप्टर निपटा लिए अपने। हाँ, 1-2 अटके हुए हैं भाई। 3 से 4 चैप्टर हमने कर लिए हैं शुरू, और 1-2 निपटा भी दिए हैं। उसके अलावा आज एक नया चैप्टर और शुरू करने वाले हम, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पहली बुक का सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे मज़ेदार चैप्टर, अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो। ठीक है, अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। प्रिंसिपल्स वो जनरल गाइडलाइन है। अब ये जनरल गाइडलाइन वर्ड भैया मुझे नहीं पता जनरल गाइडलाइन क्या होता है, मुझे ये समझाओ। जनरल गाइडलाइन का मतलब कि आपको ये बता दिया, आपने यूज़ कर सकते हो और नहीं भी, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। जैसे कि भैया आपने मैथ पढ़ी है, मैथ में एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के 1 से ज़्यादा तरीके होते हैं। जैसे कि चलो ये देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल। यहाँ पर x + y = 9 लाना है। x + y = 9 लाना है। x की वैल्यू यहाँ पे 7 हो सकती है, यहाँ 2 भी हो सकती है, 9 बन रहा है। यहाँ पे 5 हो सकती है, यहाँ 4 बन सकती है, 9 बन रहा है। यहाँ पे 6 हो सकती है, यहाँ 3 हो सकती है, 9 बन रहा है ना, बन रहा है भाई नहीं? तो भाई बस ये कहते हैं कि एक चीज़ को सॉल्व करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। एक चीज़ को सॉल्व करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, पर हम आपको एक ऐसा मेथड दे देते हैं, हम आपको एक ऐसा मेथड दे देते हैं जिससे कि आपका वो 9 बन जाएगा, मतलब वो चीज़ सॉल्व होने की हो जाएगी ज़्यादातर। ठीक है, जनरल गाइडलाइन का मतलब ये है। पक्का इतना? उसके बाद भैया इस चैप्टर में हमें प्रिंसिपल्स दिए किसने? 2 लोग हैं जिन्होंने प्रिंसिपल्स दिए। पहले हमारे फ्योल जी, दूसरे हैं हमारे टेलर जी। फ्योल, हेनरी फ्योल। अब कैसे जानते हैं मैंने क्या क्या चीज़ें हैं इनके बारे में? सबसे पहली चीज़, इनका जीवन मरण सुन लो भैया, कब ये धरती पर आए, कब इन्होंने प्रिंसिपल्स दी और कब ये धरती से चले गए। सबसे पहले 1841 में इनका बर्थ हुआ और 1925 में इनकी डेथ हो गई। अब सेकंड चीज़ आए उसके बाद भैया, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या फिर जनरल मैनेजमेंट कह सकते हो एक बार को वैसे। ठीक है, इस नाम से जाने जाते हैं। उसके अलावा 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने हमें दिए हैं। सेकेंड, F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसो टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं ये। साइंटिफिक मैनेजमेंट भी है जिसमें कि इन्होंने 7 टेक्निक्स और 4 प्रिंसिपल्स दिए। उसके अलावा जो इनकी डेट है, जो जीवन मरण है इनका, 1856 में इनका बर्थ हुआ और 1915 में इनकी डेथ हो गई। इनसे कम जिए हैं पर फिर भी ये ज़्यादा प्रिंसिपल दे रहे हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी ट्रिक, 14 के 14 प्रिंसिपल्स टिप्स पर भैया उंगलियों पर रट जाएंगे। 14 के 14 प्रिंसिपल्स कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर सारी ट्रिक से पढ़ लिए एक बार। चलो, सबसे पहले सारे प्रिंसिपल्स के नाम भी साथ साथ ही बोलते चल रहा हूँ। मैंने एक छोटा सा सेंटेंस बनाया, डैड यू सी ओ सुरेश आई सी। डैड यू सी ओ सुरेश आई सी। अब इस सेंटेंस से भैया मतलब क्या बनता है? डैड। पहले डैड के बारे में समझ लेते हैं। डी से डिवीजन ऑफ वर्क, ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर पैरिटी भी आता है वैसे कई बुक्स में। ठीक है, सेकंड वो थर्ड डिसिप्लिन। डैड बन गया पूरा। यू, YOU वाला नहीं है, यहाँ पर यू वाला है। छोटी छोटी वेरिएशंस है। यू से यूनिटी ऑफ कमांड। सी सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, SEE वाला नहीं है भाई। ओ ऑर्डर। ठीक है, सुरेश SURES, यहाँ पर H नहीं है, यहाँ पर H नहीं है भाई हमारा। S से स्केलर चेन, U से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, R से रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, E से इक्विटी, S से सबऑर्डिनेट इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, I से इनिशिएटिव, S से स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, E से एस्पेक्ट डिकॉप्स। अब यहाँ पर भी एक चीज़ है, यहाँ पे दूसरा E नहीं है। एक बार दोबारा बता दूँ, डैड यू सी ओ सुरेश आई सी। 14 प्रिंसिपल्स टिप पर रट गए। कोई भी कभी भी भैया आगे तक नहीं भूलोगे 14 प्रिंसिपल्स को। इन्हें जल्दी से उतारो, फिर एक एक करके प्रिंसिपल्स की कहानी खत्म करते हैं। तो भैया डैड का सबसे पहले डी देख लें। प्रिंसिपल्स में पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क। पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क कहता क्या? नाम से तो चल रहा है काम को बांटना। अब इससे लैंग्वेज से हट के पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, वो याद करना। बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी ना कि भैया एक लकड़ी तोड़ते हैं, एक बार में टूट जाती है। 2 तोड़ते हैं, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके टूट जाती है। 3 थोड़ी और, 4 थोड़ी और, 5 थोड़ी और, 6 थोड़ी और। ऐसे करते करते अगर बहुत बड़ा बंच बन जाता है तो नहीं टूट पाती। वो कुछ भाइयों को करके बताते हैं ना वो कि एकता में ही शक्ति है, ऐसे करके कुछ याद है ना कि भैया एक तोड़ी नहीं टूट रही, ज़्यादा तोड़ रहे हैं, एक तोड़ी टूट गई, पर लेकिन ज़्यादा तोड़ रहे हैं तो नहीं टूट रही।
ऐसा ही कुछ है ये प्रिंसिपल। ऐसा कैसे है एक बार समझ लेते हैं। भाई डिवीजन ऑफ वर्क कहता है कि सारा काम एक पर्सन को नहीं देना, सारी लकड़ी एक बंदा नहीं तोड़ेगा, सारा काम एक ही बंदा नहीं करेगा, बल्कि उस सारे काम को अलग अलग लोगों में बांट देना है, उस लकड़ियों को अलग अलग लोगों को दे देना है ताकि एफर्ट कम लगे सबके और काम भी जल्दी से जल्दी हो जाए। इतनी सी बात है, इन्होंने इतनी बड़ी डेफिनेशन बना ली। भाई प्रिंसिपल की एक चीज़ सुन लो, एक छोटी सी ट्रिक और है प्रिंसिपल्स के लिए। शुरू में इतनी चीज़ हर उसमें लगा सकते हो आप, ये लाइन, ये 2 लाइन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फ्यूल वांट टू एम्फसाइज दैट, या फिर फ्यूल वांट टू कम्युनिकेट दैट। ऐसी लाइन हर जगह लगा सकते हो, हर प्रिंसिपल में। ठीक है, अब कहना क्या चाहता है भैया, इसने बस वही बात कही जो मैंने यहाँ पर आपके प्यार से समझाई है। In an organization, the work should be divided into small parts and each individual should get assigned a small part of whole work, not the whole work. कह रहा है सारा काम नहीं देना, हर बंदे को थोड़ा थोड़ा काम देना है, पूरे काम का छोटा छोटा पार्ट हमें लोगों को बांट देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा, वो लकड़ी वाला एग्जाम्पल, इतना समझ आ गया भाई, इससे आसान से कोई समझ नहीं सकता भाई, इससे आसान तरीका है इस प्रिंसिपल को समझने का। उसके बाद पॉजिटिव और वाइलेटिंग इफेक्ट, भैया अब ये क्या है, भैया अगर मैं इस प्रिंसिपल को यूज़ कर रहा हूँ तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, और अगर मैं इस प्रिंसिपल को यूज़ नहीं कर रहा तो मेरे पे वाइलेटिंग इफेक्ट क्या पड़ेंगे। मैंने इसे नज़रअंदाज किया। सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट देख लेते हैं। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, 5th चैप्टर में मैंने बताया था भैया फंक्शनल स्पेशलाइजेशन क्या होता है, याद है ना, कि मैं अपने फंक्शन में स्पेशलाइज हो जाऊँगा, इतना बेकार है, मैं अपने फंक्शन में स्पेशलाइज हो जाऊँगा, ऐसा कुछ बताया था फंक्शनल स्पेशलाइजेशन में। एक बंदा अपना काम ही बार बार करेगा, मैं लकड़ी तोड़ जाऊँ तो मेरे को एक्सपर्ट हो जाऊँगा मैं, है ना। जैसे कि अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसमें एक्सपर्ट हो जाऊँगा थोड़े टाइम में, अभी थोड़ा हूँ वैसे, बाकी बचा कुचा जो और अच्छे से चीज़ें आनी है वो और हो जाएंगी, है ना। उसके अलावा बेटर प्रोडक्टिविटी, भैया यहाँ पर अकेला होता तो काम ही नहीं होता, लकड़ियाँ टूटती ही नहीं, पर लेकिन 4 लोग मिलकर कर रहे हैं तो अच्छे से हो रहा है ना काम। अब वायलेट किया तो एक बंदे पर वर्कलोड बढ़ जाएगा, होगा ना भैया, टूटेंगी ही नहीं। दूसरा रिड्यूस रिसोर्सेज, या फिर रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा भैया, ऐसा होगा। ठीक है, जल्दी से इसे उतारो। भाई सेकंड प्रिंसिपल देख लेते हैं हम। सेकंड प्रिंसिपल का नाम है बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहता क्या है प्रिंसिपल, सबसे पहले अपन को पता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, हमने ये चीज़ पढ़ी है चैप्टर 5 में। अगर आपने नहीं देखी ऑर्गेनाइजिंग वाली वीडियो तो जाओ ऑर्गेनाइजिंग का लास्ट लेक्चर उठा के देखो, उसमें हमने डेलीगेशन के एलिमेंट में समझाया अथॉरिटी क्या होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, अब भाई उसके बाद देख लेते हैं प्रिंसिपल कहता है। सबसे पहले फ्यूल ने ये चीज़ और देख लो भाई, यहाँ पे ये लाइन हर जगह लगा सकते हो, मैंने बताया था, दोबारा देख लो। सबसे पहले फ्यूल ने इस प्रिंसिपल में कहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के पास परफेक्ट अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। परफेक्ट मतलब जितनी अथॉरिटी है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने देखा है वो वेट करने की मशीन आती है ना, वो ज़रा सा भी जो भी चीज़ ज़्यादा हो जाती है वो नीचे चली जाती है, दूसरी साइड ऊपर चली जाती है। उस तरीके से वो कहना चाह रहा है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होनी चाहिए। ये नहीं है कि कभी अथॉरिटी ज़्यादा हो जाए कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर अथॉरिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ऐसा क्यों कह रहा है वो कि अथॉरिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वो ऐसा क्यों कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। भाई डेलीगेशन वाले एग्जांपल बता देते हैं एक बार, या फिर नया बताएं, चलो नया बताते हैं। मान लेते हैं, हाँ जी, आप एक कार सेलिंग कंपनी में काम करते हो, आप एक कार सेलिंग कंपनी में काम करते हो, या फिर आप एक प्रोडक्शन मैनेजर हो, आप एक प्रोडक्शन मैनेजर हो। ठीक है, आप एक प्रोडक्शन मैनेजर हो और आपका जो जनरल मैनेजर है उसने आपको अथॉरिटी दी है, आपके जनरल मैनेजर ने आपको अथॉरिटी दी है कि आप जो रॉ मटेरियल है वो स्टोरेज या वेयर हाउसेस से विड्रॉ कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, जितना प्रोडक्शन में चाहिए उस हिसाब से। अब मान लेते हैं भैया आपका थोड़ा मन भटक गया, आपका थोड़ा मन भटक गया और आपने सोचा यार थोड़ा ज़्यादा निकाल लेते हैं। जो नॉर्मल यूज होता प्रोडक्शन के लिए वो ना था 1 लाख यूनिट, पर
आपने निकाल लिया 1,50,000 यूनिट। तो भैया इससे हुआ क्या, कंपनी को 50,000 यूनिट का नुकसान हुआ। मान लेते हैं एक यूनिट 10 रुपये की थी, एक यूनिट, या फिर मान लें 100, चलो 10 रुपये की मान के चलते हैं। तो यहाँ पे कंपनी को कितने का लॉस हो गया, 5 लाख का, एक ही बार में आपकी वजह से। कई बार ऐसा होता है अगर मैं अथॉरिटी ज़्यादा और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो तो लोग उसका मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। पक्की बात, ठीक है। सेकंड, अगर अथॉरिटी कम है रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो क्या होगा, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, मैंने इससे कह दिया आपकी बार आप प्रोडक्शन मैनेजर ही हो, मैंने आपसे कहा आपकी बार आपको प्रोडक्शन करना है इतना ज़्यादा का, बट मैंने आपको रॉ मटेरियल नहीं दिया, तो आप इनकम्पिटेबल हो जाओगे, ऐसे ही होगा ना। तो भैया क्या होगा यहाँ पे, इनइफेक्टिव अथॉरिटी। यहाँ पर क्या करोगे आप ऊपर, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, जो कि आपका वहां पर भी लिखा हुआ है। लास्ट जो परफेक्ट सिचुएशन होती है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होनी चाहिए। अब हम क्या कह सकते हैं, हम उसे कह सकते हैं आप जितना रॉ मटेरियल निकालोगे और जितना यूज़ करोगे, मुझे उसका पूरा वहाँ पर से चाहिए कि आपने कितना निकाला, मशीन में कितना यूज़ हुआ, कितना वेस्टेज होता है हर बार, और मुझे वेस्ट मटेरियल भी दिखाना कहाँ है वेस्ट मटेरियल, तो वो वहाँ से बचा के लेके जा ही नहीं पाएगा। तो बस अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होनी चाहिए, इसे हम कहते हैं परफेक्ट सिचुएशन। अब भाई इधर पॉजिटिव और वालेटिव इफेक्ट क्या क्या होंगे। सबसे पहला, परफेक्ट अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अच्छा होगा जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होंगे, अच्छा रिलेशन बना रहेगा लोगों के बीच में। उधर भैया मैंने बताया था मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हो गया, एक दिन में 5 लाख का नुकसान। सेकंड, ब्रह्मास्त्र है भाई, ये तो कहीं भी यूज़ करो इसे, प्रिंसिपल्स में आपको पॉजिटिव और वालेंट इफेक्ट नहीं आ रहे तो सेकंड वाला तो आप हर जगह लिख ही सकते हो कि हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, और उधर हर्डल या फिर ऑर्गेनाइजेशन गोल नॉट अचीव। भैया हेल्प कैसे करेगा ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने के लिए, भैया लोगों के बीच में अच्छी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप है, काम अच्छे से होगा। याद है ना एक आ रहा है याद, ऑर्गेनाइजिंग का 4 स्टेप प्रोसेस का, वही वाली काम आ जाएगा यहाँ पे। इधर हर्डल होगी भैया, अगर मैंने इसे यूज़ नहीं किया लोग या तो ज़्यादा मिसयूज़ कर लेंगे या फिर उनके पास इफेक्टिव होगी ही नहीं अथॉरिटी। ठीक है, उतारो भाई। भैया आज की वीडियो का लास्ट प्रिंसिपल देख लेते हैं, डिसिप्लिन। अच्छा, बचपन में ये वाला चूना कब किस किस को लगाया है कि आज स्कूल चला जा कल पक्का छुट्टी करा दूंगा, लगाना है वाला चूना, उससे रिलेटेड है ये वाला प्रिंसिपल थोड़ा सा। अब कैसे रिलेटेड है भैया, नाम में तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि रिलेटेड है, बताता हूँ रिलेटेड है, बहुत कम लोग को सही से बता पाते हैं वाली चीज़। देखें, सबसे पहले प्रिंसिपल ने कहा क्या भाई, वही चीज़ दोबारा मार्क कर रहा हूँ, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पर क्या कहा फ्यूल ने कहा कि डिसिप्लिन कहता है कि हमारे जो रूल्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो रेगुलेशन है, उनका फॉलो होना चाहिए। अब यहाँ पर मतलब कि कोई लेट ना आए, ये सारी चीज़ें। सेकंड भैया पेनल्टी लगनी चाहिए लोगों पे जो कि रूल्स को वायलेट करें, जो कि रूल्स को वायलेशन करें उन पर पेनल्टी लगे। लास्ट चीज़ जो मैंने बताई थी अभी, जो मेन समझने की चीज़ है, ये कहता है कि फेयर एग्रीमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पर फेयर एग्रीमेंट्स होने चाहिए, येलो रेड से करता हूँ ताकि मार्क अच्छा लगे, दूर से दिखे। फेयर एग्रीमेंट्स होने चाहिए। अब फेयर एग्रीमेंट्स क्या है भैया, यहाँ पर मान लो मैंने अपने वर्कर्स से कहा, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मेरी कंपनी अब की बार लॉस में है, मेरी कंपनी अभी लॉस में है, मैंने अपने वर्कर्स से कहा कि भैया मेरी कंपनी अभी लॉस में है, अगर आप अभी एक्स्ट्रा वर्क करोगे, अगर अब आप अभी एक्स्ट्रा काम करोगे तो मैं अभी तो आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा, पर लेकिन जब हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी तो मैं आपको दुगने पैसे दूंगा, मैं आपको दुगने पैसे दूंगा जितना आपने काम किया एक्स्ट्रा उससे। वर्कर्स रेडी हो गए, तैयार हो गए, काम करने लग गए। अब क्या हुआ, कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई, वापस लॉस से वापस प्रॉफिट में आ गई, बट भैया मैंने उस टाइम पे ये सारी चीज़ें मना कर दी और कहा, कुछ बहाने बना दिए या फिर कह दिया कि नहीं भाई कंपनी आपको दुगने पैसे नहीं दे सकती। तो यहाँ पर तो मैंने कर दिया ना उनके साथ विश्वासघात, जो भैया आपके साथ होता था वही वाली बात कि आज स्कूल चला जा कल पक्का छुट्टी हो जाएगी, या आज स्कूल चली जाओ कल पक्का आपकी छुट्टी।
ठीक है, ये वाली बात हो गई ना यहाँ पे। बस इतना सा कहता है कि अगर मैं अपने एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स को कोई प्रॉमिस कर रहा हूँ तो मुझे उसे कीप करना है, उस पर मुझे डटे रहना है, उस प्रॉमिस पर बने रहना है, उसे ऑनर करना है। एक वर्ड आता है कई बार, ऑनर ऑन द प्रोमिसेस, या फिर ऑनर देयर प्रोमिसेस, वो चीज़ भी करनी है। इससे पॉजिटिव और वाइटिव इफेक्ट क्या क्या पढ़ेंगे भैया। पॉजिटिव इफेक्ट, डिसिप्लिन इन एक्टिविटीज़, डिसिप्लिन रहेगा एक्टिविटीज़ में। डिसिप्लिन कैसे रहेगा भैया एक्टिविटीज़ में, एक बार ये बता दें भैया। मैं आपसे कह रहा हूँ आप रूल वायलेट करोगे, जैसे कि अगर आप ट्यूशन में लेट आओगे या फिर आप स्कूल लेट जाओगे तो आपकी फीस लगेगी, एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे, पेनल्टी लगेगी। या फिर आपने देखा होगा कई स्कूल्स क्या करते हैं, अगर आपने छुट्टी ली तो उस दिन का पेनल्टी लगेगी बिना एप्लीकेशन दिए, अगर आपने छुट्टी ली तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। वैसे मैंने वॉलेटिंग में लैक ऑफ डिसिप्लिन, भैया डिसिप्लिन नहीं रहेगा। अब कोई भी कभी भी आ रहा है, कितने भी लेट आ रहा है, बच्चे कितनी भी छुट्टियाँ कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें। नेक्स्ट, बेटर वर्क रिलेशनशिप, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा वर्किंग रिलेशनशिप। क्यों भैया, मैंने कहा आपसे, मैंने प्रॉमिस कीप किया, जो मैंने बात कही थी तो होगी ना वो। इधर बैड वर्किंग रिलेशनशिप, अब भाई बैड वर्किंग रिलेशनशिप क्या कहता है यहाँ पर, अगर मैंने आपके साथ जो प्रॉमिस किया मैं उस पर खड़ा ना रहूँ तो भैया काम नहीं बनेगा ना, हमारे बीच का रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा। यही था भैया आज के लिए। हमने 3 प्रिंसिपल्स पढ़े, एक बार दोबारा वो प्रिंसिपल्स बोल देता हूँ। सबसे पहले भैया हमने पढ़ा डिवीजन ऑफ वर्क, फिर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड लास्ट डिसिप्लिन। भैया प्रिंसिपल्स पढ़ो, कोई प्रॉब्लम आए नीचे कमेंट बॉक्स है बताओ। और हाँ भाई, एक बार वो वाली बात जरूर बताना, किस किस साथ हुआ है वाला चूना, किस किस को लगा है वाला चूना, कि आज चला जा कल से नहीं जाना। और भाई लाइक सब्सक्राइब करके जाना, मेरे को नहीं पता, करके चले जाना अब।